अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद हमें इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी भी देख चुके हैं। अब जो है कुछ और फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की देखने जा रहे हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने शो करना है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2 जो है, ये हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं और अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो देन हमने यहाँ से शो करना है कि एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर, इन दोनों में से कोई एक जो है वो ज़ीरो ज़रूर है, तब ही जो है वो इसका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आया। ठीक है, अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम दिस फैक्टर इज़ ज़ीरो, ये चीज़ हम जो है वो शो करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने सपोज कर लिया कि इसके जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का वो इक्वल टू ज़ीरो है, और दूसरी थिंग हमने ये सपोज कर ली कि Z1 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। दोनों में से एटलीस्ट वन को हमने शो करना है ना ज़ीरो, तो किसी एक को जो है वो नॉन ज़ीरो लेके हम चलने लगे हैं। हमने Z1 को कह दिया कि ये नॉन ज़ीरो है, और अगर Z1 नॉन ज़ीरो है तो हमें पता है कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो नॉन ज़ीरो हो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर Z1 जो है हमने नॉन ज़ीरो ले लिया है तो इट मीन्स Z1 का जो है वो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने लिख दिया है Z2, और Z2 के साथ हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख दी है, क्योंकि हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास वन होती है, या फिर अगर इसको हम ऑर्डर पेयर में देखें तो ये 1,0 जो है ये कम्प्लेक्स में हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इसको हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अब हमने इसलिए यहाँ पर जो है वो वन लिख लिया। दूसरा हमने क्या देखा है कि हमारे पास Z1 वाला जो नंबर है उसको हमने नॉन ज़ीरो लिया है। अगर Z1 वाला नंबर नॉन ज़ीरो है तो हमने कहा कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो किसी Z1 का अगर इन्वर्स जो है, Z1 हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका इन्वर्स जो है अगर इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो इन्वर्स ऐसा नंबर होता है कि वो हमें उससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास दोबारा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन आ जाए। इट मीन्स कि इस वन की प्लेस पे हम जो है वो ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो हमने ये वन की प्लेस पे लिख दिया Z1 और Z1 का इन्वर्स। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लास्ट टाइम वाले लेक्चर में डिस्कस की थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है कम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो पहले तो इस पे जो है हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये Z1 इंटू हमारे पास ये एक्चुअली नंबर क्या बन रहा है, ये हमारे पास है Z1 और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ Z1 का इन्वर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हम इसको लिख सकते हैं Z1 इन्वर्स इंटू Z1। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से पहले ये पोजीशन इन दोनों की हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमने इसको जो है वो एसोसिएटिव यूज़ करके हमने जो है वो Z2 को जो है हमने अंदर लिख लिया, और Z1 को जो है हमने कहा कि वो उसको हम जो है वो इस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ भी हमने यूज़ कर लिया, इन्वर्स वाला भी यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लॉ पहले यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने जो है वो एसोसिएटिव भी यहाँ पर जो है इन्वर्स वाला यूज़ कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने जो है एसोसिएटिव भी यूज़ कर लिया। अब जो चीज़ हम सपोज करके चले हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्या है कि Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है ये वाला, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पर इसकी प्लेस पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। अब अगर हमारे पास हमने क्या कहा, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ज़ीरो टाइम्स एनी कम्प्लेक्स नंबर इज़ ज़ीरो। हमें पता है कि अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, ये भी हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है और उसको अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि Z2 जो है वो भी हमारा क्या आ रहा है, Z2 जो है वो हमारा ज़ीरो आ रहा है।
हम क्या लेके चले थे स्टार्ट पे कि Z1 को नॉन ज़ीरो लेके चले थे, ठीक है। ये हमने सपोज किया था और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया कि अगर Z1 नॉन ज़ीरो लेके चल रहे हैं तो Z2 जो है वो हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने ख़ुद से चेक करना है कि अपने स्टार्ट पे जो है वो लेके चलना है आपने Z2 को, आपने स्टार्ट पे जो है वो नॉट ज़ीरो लेके चलना है, ठीक है। फिर यहाँ से इसके नॉन ज़ीरो होने की वजह से हमें क्या पता चलेगा कि Z2 का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने Z1 के लिए ये सारा प्रोसेस किया, आपने Z2 के लिए भी चेक करना है और एंड पे आपके पास कंक्लूजन ये आ जाएगी कि आपके पास एंड पे रिजल्ट यहाँ पर Z2 इक्वल टू ज़ीरो आया तो उस केस में आपके पास Z1 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा केस आपने खुद से करना है जब आपने नोट्स बनाने हैं और उसके बाद आपने फाइनली जो है वो ये रिज़ल्ट लिख देना है। दस इफ़ अगर हमारे पास जो है दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो इधर और वाली कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक जो है वो ज़ीरो ज़रूर है, ठीक है। बोथ ऑफ नंबर्स आर ज़ीरो और पॉसिबली बोथ ऑफ द नंबर Z1 एंड Z2 आर ज़ीरो। या तो दोनों ज़ीरो है फिर तो मसला ही नहीं ना, फिर तो उसका प्रोडक्ट ज़ीरो ही आना है। लेकिन हमने एटलीस्ट की कंडीशन लगाई है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज नंबर्स मस्ट बी ज़ीरो इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर नॉन ज़ीरो देन सो देयर प्रोडक्ट Z1 एंड Z2। फिर उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन ज़ीरो आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक्चुअली जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है बेसिक जो हमारे पास माइंड ऑपरेशन है वो हमारे पास प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ही होते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है, सब्ट्रैक्शन हमारे पास प्लस से आ जाती है और डिवीजन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आ जाती है हमारे पास। अब हम जो है वो क्या कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर डिफाइन इन टर्म ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स हमने क्या कहा था कि अगर कोई नंबर हमारे पास Z है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, चलिए Z1 ले लें, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस जो है वो Z1 होता है, ठीक है। तो अब फिर ये दोनों जो है वो हमें दे देते हैं ज़ीरो वैल्यू। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास Z1 का क्या होता है, माइनस Z1। अब अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उसको हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर बेसिकली हमारे पास पहले तो एडिशन वाला है ना कि Z1 प्लस Z2, ये तो एडिशन का रूल है। अब हम कह रहे हैं कि एडिशन वाले से अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स ले लें और फिर इसमें जो है वो Z1 में ऐड कर दें तो ये हमारे पास जो है ये एडिटिव इनवर्स की फॉर्म में जो है वो इसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने क्या किया, बेसिकली इस Z2 का एडिटिव इनवर्स ले लिया और फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। और ये फिर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कि Z1 माइनस Z2, मतलब इसको एडिटिव इनवर्स की फॉर्म में हम जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह जो डिवीजन है उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब दो नंबर अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, Z1 Z2, ठीक है। अब हमने डिवीजन करनी है तो हमें Z2 पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि Z2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Z2 को अगर हमने ज़ीरो नहीं लिया तो फिर हमारे पास जो है ये कंडीशन लग जाएगी, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर हम कहेंगे कि इसका जो है वो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब जो है हम Z1 के इन्वर्स के साथ अगर मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स Z1 का क्या होगा, वन ओवर Z2 का क्या होगा, वन ओवर Z2। अगर हम वन ओवर Z2 से Z1 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेसिकली डिवीजन बन जाती है हमारे पास कि ये हमारे पास। अब इसकी जो है सब्ट्रैक्शन इसको हम देख भी लेते हैं, जैसे हमने एडिशन में भी यहाँ पर हमने जो है वो Z1 वाला जो है Z1 को हमने ले लिया है कि वो X1 Y1 के इक्वल है और Z2 को जो है Z1 हमने यहाँ पर लिया है कि ये हमारे पास X1 Y1 के इक्वल है और Z2 हमने यहाँ पर ले लिया है कि ये हमारे पास है X2 Y2। अब हमें क्या चाहिए कि Z2 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो इट मीन्स एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, माइनस Z2 होगा जो कि किसके इक्वल होगा, माइनस X2 माइनस Y2 के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको Z1 को और Z2 माइनस Z2 को, जो Z2 का एडिटिव इन्वर्स है, इन दोनों को हमने कर देना है ऐड।
तो इनको जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमने लिख लिया कि यहाँ Z1 लिख लिया, यहाँ पर माइनस Z2 जो है वो लिख लिया, और इन दोनों को हम करने लगे हैं ऐड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म जो है वो फर्स्ट वाले पेयर के साथ हमारे पास ऐड हो जाएगी x1 प्लस, और ये हमारे पास एक्चुअली ये बन रहा था x1 प्लस और माइनस x2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x1 माइनस x2 के इक्वल आ गया। और नेक्स्ट फिर हमने क्या किया कि y1 को जो है वो माइनस y2 में ऐड करना था, तो ये भी हमारे पास इसी तरह ही y1 माइनस y2 बन के। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इन्वर्स को किसी नंबर के Z2 के इन्वर्स को, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, पहले हम एडिटिव की बात कर रहे थे तो सब्ट्रैक्शन से रिलेट कर रहे थे, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को Z2 के हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, Z1 के साथ। Z1 अगेन हमारा वही है x1 और x2, और Z2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये हमने पीछे देखा था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो Z2 का हमारे पास ये बन जाता है। मींस एक्चुअली हमारे पास Z2 हमारे पास क्या है, x2 y2 है, ये हमारे पास Z2 है। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो 1/, और यहाँ पर ये भी चीज़ जो है हमारे पास 1/में आ गई थी, ठीक है। और फिर हमने इसको जो है वो सारा प्रोसेस करके और इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारा हमने देखा कि ये फाइनली जो हमारे पास रिज़ल्ट बन रहा था वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास Z2 का इस फॉर्म में बनता है, जिसमें हमारे पास उसका रियल पार्ट के नीचे भी उसके कंजुगेट का स्केयर आता है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में आता है, और उसके नीचे भी इस पर कंजुगेट का स्केयर आ जाता है। तो अब हमारे पास अगला हमने क्या काम करना है कि इन दोनों को हमने अब मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई हमारे पास जो है वो उसी रोल से होंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो तो दोनों में सेम है, तो वो दोनों में हमारे पास जो है वो एज इट जो है ये डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा। अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल था उसमें हमने क्या कहा था, पहले रियल पार्ट के लिए हमारे पास ये होता है कि फर्स्ट वाले का रियल पार्ट और सेकंड वाले का रियल पार्ट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं दोनों के इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का रूल था, चले मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। हमारे पास Z1 Z2 जो है वो इक्वल था। अगर हम कह रहे थे कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड करें, और Z1 यहाँ पर अगर हमारे पास x1 y1 है, और Z2 अगर हमारे पास क्या था x2 y2 है हमारे पास, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कि पहले के रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये x1 x2 बन जाता है, और फिर इनके दरमियान में माइनस आता था, और पहले का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट y1 y2 आ जाता था, ठीक है। और फिर कोमा के बाद हम क्या करते थे कि दूसरी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ले लेते थे। हम क्या करते थे, अगर हम x1 ले रहे हैं या x1 को हम लोग जो है वो y1 के साथ ले लेते थे, ठीक है। और कोमा फिर हम जो है कोमा नहीं बल्कि ऐड करते थे x1 y1 हमारे पास आ जाता था, और x1 ये हमारे पास आता है x1 y2, और इसमें हम लोग जो है वो ऐड कर देते थे x2 y1 वाली वैल्यू को। अब इसी फार्मूले को, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पे था, इसी फार्मूले को मल्टीप्लिकेशन वाले को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने x1 और हमारे पास क्या था, x1 को हम मल्टीप्लाई करते थे y2 के साथ, और उसमें ऐड कर देते थे जो x2 को हम मल्टीप्लाई करते थे y1 के साथ। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बनता था। अब इसके रियल पार्ट में हमारे पास जो है वो यहाँ पर माइनस आता था, लेकिन यहाँ पर इटसेल्फ माइनस है, तो इसकी वजह से ये जो है वो आप हमारा जो है पॉजिटिव हो गया। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये बनता था मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा। x2 y1 तो वैसे का वैसे ही आ गया कि ये x2 और y1 वाली जो टर्म थी ये तो ऐसे की ऐसी, लेकिन यहाँ जहाँ पर y2 आ रहा है यहाँ हमारे पास दरमियान में प्लस था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से आ गया। तो ये हमने इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो फाइनली रिजल्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये देखा कि अगर हम अभी तक जो हम ऑर्डर पेज डिस्कस कर रहे थे उस पर हम क्या ले रहे थे कि x1 को जो है वो हमने ले लिया कि वो हमारे पास ऑर्डर पेज की फॉर्म में है।
अब ये मतलब Z1 को हम क्या ले रहे थे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे थे, इस तरह Z2 को भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे थे। तो Z1 और Z2 को हम इस तरह भी तो एक्सप्रेस कर सकती हैं ना कि इनको एयोटा की फॉर्म में और ऐड करके लिख लें। तो इस वाले केस में भी रिज़ल्ट तो हमारे पास वही है कि ये वाला हमारे पास रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी होता है। बस हमने क्या किया कि यहाँ पर प्लस एयोटा दरमियान में हमारे पास आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटा के हम इसको एडिशन में भी जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह ये जो डिवीजन वाला हमने देखा, इसको भी हम एडिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बस हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा, बाकी सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास वही है। बल्कि यहाँ पर बेटर है कि ब्रैकेट यूज़ की जाए, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लगाएं कि हमारे पास आयोटा के बाद वाले इन सारी टर्म्स के साथ जो है वो आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको आयोटा की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन बाय राइटिंग। अब देखिए इसको जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास Z1 अब किसके इक्वल है। Z1 हमारे पास इक्वल है X1 प्लस अयोटा Y1 के, और Z2 हमारे पास X2 प्लस अयोटा Y2 के इक्वल है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, Z1 ओवर Z2 अगर लिख रहे हैं तो हमारे पास ये इतना एक्सप्रेशन बेसिकली बनता है। ठीक है, Z1 ओवर Z2 का। अब इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो यही रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास दोबारा आ जाएगा। आपने इनको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करके भी देख लेना है कि आपके पास यही रिज़ल्ट जो है वो दोबारा बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो है एक हम एडिशन ले रहे हैं दो नंबर्स का, और वो एक नंबर Z3 वाले कम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है कि हम इसको इसके इन्वर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ भी इसको हम जो है Z3 को दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस Z3 पे जो है वो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि Z3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Z3 का हमें इन्वर्स चाहिए और Z3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको भी हम जो है वो सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि इसको हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। अब वाट ओवर Z2 जो है वो Z2 इन्वर्स के इक्वल होता है, ये हमें पता है, और यहाँ पर कंडीशन जो है वो यही है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर Z1 Z2 का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें Z1 Z2 Z1 इन्वर्स एंड Z2 इन्वर्स से, तो ये फाइनली हमें जो आंसर है वो क्या दे देगा, 1 दे देगा। यहाँ पर जो है हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यूज़ करके इसको भी जो है वो इजीली प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन दोनों पे गिवन है कि दोनों का इन्वर्स ले रहे हैं तो दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अब इसी तरह अगर कॉन्स्टेंट में दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो कॉन्स्टेंट Z1 Z3 और Z2 Z4, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इन पे वही कंडीशन होगी कि जो डिनोमिनेटर वाली Z1 Z3 जो है ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा Z4 जो है ये भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हम जो है वो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस को, कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो रियल नंबर्स में हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये चीज़ हम जो है वो देखेंगे पार्ट 2 में आज के लेक्चर में, कि हम कैसे इनको रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो हम ये चीज़ देखेंगे, दूसरा हम डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स की अगर पावर्स आ जाती हैं तो उनको हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को भी जो है वो हम अब भी इसके पार्ट 2 में देखेंगे।